औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा से ज़्यादा हर दिल अजीज़ और मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस सबक का हमने इंतखाब किया है उसका नाम है इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा होते हैं और 1970 के अंदर इनका विसाल होता है, इनका इंतकाल होता है। और इस 70 साला ज़िंदगी के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब के अंदर इन्होंने कमाया। अगर मैं कहूँ कि उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर संगे मील की हैसियत अगर कोई रखता है तो इम्तियाज अली ताज उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर हमारे लिए एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। संग कहते हैं पत्थर को और मील वो फासला। आप जब कराची से हैदराबाद या मुल्क के किसी भी शहर की जानिब अगर आप रवा दवा होते हैं तो रास्ते में आपको कोई माइल स्टोन्स नजर आते हैं जो आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं कि कितना किलोमीटर हमारा डिस्टेंस रह गया है उस जगह तक पहुंचने के लिए। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं माइल स्टोन्स और उर्दू में कहते हैं संगे मील। और जब हमारे लिए किसी भी उर्दू अदब में मैंने जैसे कहा कि उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर इम्तियाज अली ताज हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, वो हमारे लिए एक मिसाल है। और उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर जितने लोग उर्दू अदब से वास्ता रखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, वो यकीनी तौर पे इम्तियाज अली ताज को अपने लिए एक मॉडल में रखते हैं, उनके ड्रामों को अपने लिए एक मॉडल रखते हैं और उन्हीं के ड्रामों की तरह ड्रामे लिखने की कोशिश करते हैं। ड्रामे की अगर तारीख के ऊपर अगर मैं बात करूं तो लफ्ज ड्रामा जो है वो ड्राउ से दरियाफ्त हुआ है। और ड्राउ जो है वो एक लातीनी लफ्ज है। और ड्राउ के माने हैं टू एक्ट, टू प्ले, कुछ करके दिखाना। यानी ड्रामा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप ये समझें कि ड्रामा जो है वो कोई सुनने की चीज है, ड्रामा जो है वो कोई देखने की चीज है। ड्रामा जो है वो करने की चीज है। यानी ड्रामा जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का नाम है। आज तो आप माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर ड्रामे देखते हैं, आज तो ड्रामों की एक जदीद शक्ल आपके सामने मौजूद है। और ये जदीद शक्ल जिसके अंदर एडिटिंग भी हो सकती है। आप जिस तरह के इस वक्त मैं बैठा हूँ कहाँ पर, यानी क्लासरूम के अंदर बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने आपके सामने जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, एक क्लासरूम का मंजर मैंने आपके सामने खींच दिया है। यानी बज़ाहिर आप इस वक्त को बिल्कुल आपको ये फील हो रहा होगा कि सर अहमद इस वक्त क्लासरूम के अंदर मौजूद है। ये अलग बात है कि यकीनी तौर पर मैं इस वक्त क्लासरूम में ही बैठा हूँ, लेकिन जो बैकग्राउंड इस वक्त मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है ये एडिटिंग के थ्रू है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू है। तो आज जो ड्रामा है, आज तो ड्रामा बड़ा जदीद हो गया है। आज ड्रामे के अंदर जो है वो कई किस्तें जो है इसके अंदर आती हैं, यानी अब तो सीजन्स के नाम से आती हैं। जैसे हम ड्रामा अर्तुगरुल देख रहे होते हैं तो जनाब वहाँ एक दो और तीन नहीं बल्कि 5 सीजन है जिसमें अर्तुगरुल दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है फिर उसके बेटे उस्मान का सिलसिला शुरू होता है, यानी एक सीजन्स का पूरा सिलसिला उन्होंने जोड़ा हुआ है। इसी तरह से जो टीवी के ऊपर आपके मुख्तलिफ ड्रामे आ रहे होते हैं, वो ड्रामे भी कम बेश जो है वो 15 20 25 और 30 किस्तों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जब मैं अपने बचपन के अंदर था तो जो उस वक्त हम ड्रामे देखा करते थे, पाकिस्तान टेलीविजन एक ही चैनल हुआ करता था पीटीवी के नाम से, जो आज भी मौजूद है और ये गवर्नमेंट का चैनल है। और पीटीवी के अंदर जो ड्रामे आया करते थे, यानी यूं समझ लीजिए रात 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के जो ड्रामे थे वो प्राइम टाइम ड्रामे होते थे। यानी वो टाइम प्राइम टाइम, सबसे आला सबसे बेहतरीन टाइम, जिसमें सारे लोग अपने मशागल से फारिग हो जाते थे। यानी अगर मैं ये बात कहूँ कि कराची की सड़कों पे सन्नाटा हो जाता तो ये बात गलत नहीं है। और इतने आला और इतने बेहतरीन ड्रामे होते थे जिनके स्क्रिप्ट इतने शानदार होते थे, इतने बेहतरीन अदाकार मोइन अख्तर जैसे और बड़े बड़े नाम ऐसे अदाकारों के मौजूद हैं जो वो ड्रामे प्ले किया करते थे। और वो ड्रामे जो है वो हमारे घरों में डिस्कस होते थे, जिनमें हमारी माशरत, हमारी मीशत, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हर चीज़ उन ड्रामों के अंदर जो है दिखाई जाती थी। तो ये हमारे बेहतरीन जो है वो हमारी तारीख है ड्रामा निगारी के अंदर। जब हम ड्रामा निगारी की तारीख को जरा और पीछे जाके देखें तो बुनियादी तौर पे ये इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी। देखिए अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को बहुत सारी सलाहियतें देकर पैदा किया अल्लाह ताला ने। तो बहुत से लोगों के अंदर तकरीरी सलाहियतें होती हैं कि वो तकरीर करते हैं, बहुत से लोगों के अंदर जो है वो पढ़ने की सलाहियतें उनके अंदर बड़ी मजबूत स्ट्रांग होती हैं। इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी कि वो अदाकारी कर सकते हैं। तो जो लोग अपने अंदर ये अदाकारी की सलाहियत अपने अंदर पाते थे
उन्होंने सबसे पहले जो है अपने गांव देहातों में, क्योंकि उस वक्त शहरों का तस्वुर, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, शहरों का तस्वुर उस तरह से नहीं था। तो गांव देहातों में जब लोग शाम में फारिग हुआ करते थे तो अपनी चौपालों में जब बैठते थे तो वहां लोग जो है वो एक दूसरे को हंसाने के लिए, एक दूसरे को इंटरटेन करने के लिए, तफरी का मौका फराहम करने के लिए लोग इस तरह के छोटे मोटे जो है वो स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, लोग आपस में डायलॉग बोला करते थे और वो ड्रामे किया करते थे और लोगों को तफरी फराहम करते थे। लेकिन इन्हीं लोगों में से जब कुछ लोगों ने अपनी इस स्किल को, अपनी इस महारत को समझा, तो उन्होंने फिर उसको जो है वो तरक्की देना शुरू की। उन्होंने फिर गांव गांव जाकर जो है वो स्टेज ड्रामे करना शुरू किए। यकीन जानिए, ये जो आज के ड्रामे आपको सामने नजर आते हैं, इनमें बड़ी एडिटिंग हो जाती है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लग जाती है और उस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो चाहो आप चला लो। आप लोग समझ रहे होते हो कि हीरो जो है वो एक इतनी लंबी जंप जो है वो मार रहा है और वो इतनी लंबी जंप उसने शायद मारी होगी सुपरमैन, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है जिसका आपको पता नहीं होता और उस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो चाहे चीजें जो है चलाई जा सकती हैं और सारी एडिटिंग उसके अंदर की जा रही होती है। ये जब आप आजकल तो YouTube और इस जैसे जो है वो बड़ी मालूमात इसके ऊपर चीजें मिल जाती हैं, आप जाएंगे देखेंगे तो सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्रामे का आगाज किस तरह हुआ था। वो स्टेज ड्रामा यकीनी तौर पे एक बड़ा मुश्किल काम होता था कि लोगों को आपने लाइव फेस करना है। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ लाइव हूँ, इस वक्त जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये एडिटेबल नहीं है, क्योंकि जो मैं कहूंगा आप तक बातें सारी लाइव चली जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लाइव जो है वो परफॉर्मेंस होती थी, लोग अपने स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे और आकर परफॉर्म किया करते थे। और वो जो स्टेज होता था वो स्टेज बार बार बदला जाता था, कॉस्ट्यूम्स लोग बार बार बदल बदल कर सामने आते थे, पर्दा डल जाता था और पीछे जो स्टेज होता था वो पूरा तब्दील कर दिया जाता था, मंजर पेश सारा चेंज कर दिया जाता था। लोग अपने कॉस्ट्यूम, अपने कपड़े तब्दील कर लिया करते थे और फिर दोबारा आके सामने दोबारा दिखाया करते थे। तो ये होता था। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उमर शरीफ के स्टेज शो आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे, माजी में बहुत शौक से देखे जाते थे और ये तफरी का एक बड़ा खूबसूरत था। और जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े अदाकार निकले इसी स्टेज ड्रामे में काम करने वाले, यानी मोइन अख्तर जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, वो भी स्टेज ड्रामों से ही निकल कर जो है सामने आए। यानी लाइव परफॉर्मेंस जिन लोगों ने की, जिन्होंने अपना टैलेंट, अपना आर्ट उन्होंने शो किया, लोगों ने उनको उनको बड़ी पजीराई मिली, वो लोग फिर जो है वो टीवी स्क्रीनों के ऊपर आए और टीवी स्क्रीन पे भी एक वक्त तक जो है वो सारी चीजें लाइव चला करती थी। और जब कोई मामला होता था तो एक बड़ा सा बोर्ड लगकर आ जाता था कि इंतजार फरमाइए, और हम बैठे होते थे, 5-10 मिनट गुजर जाता था, जब उनसे कोई गलती होती थी तो अपनी गलतियों को ठीक करते थे और फिर दोबारा ड्रामा जो है शुरू हो जाता था। तो एक बड़ा खूबसूरत मंजरनामा। ऐसे में सोचिए कि लिखने वाला, जो ड्रामा लिखने वाला है, वो किन किन चीजों का ख्याल रखता है। यानी एक तो पस मंजर, बैकग्राउंड, कि अगर गांव का मंजर लिखा है तो गांव का मंजर फिर उसी तरीके से होना चाहिए। अगर जो है वो जनाब एक फकीर का कहा है तो फकीर का जो कॉस्ट्यूम है वो फकीर वाला होना चाहिए। यानी एक तो बैकग्राउंड, पस मंजर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा, जो किरदार सामने आ रहे हैं उनकी जो कॉस्ट्यूम है, उनका जो लिबास है, वो उसी तरह से बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। उनकी अदाकारी बहुत शानदार होनी चाहिए और साथ साथ जो बहुत ज्यादा अहम होती है चीज, वो ये कि डायलॉग बड़े शानदार होने चाहिए, मुकालमे जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और आपके सामने इस वक्त जो है वो कई मुकालमे, आराम और सुकून जो ड्रामा है, बहुत छोटा सा ड्रामा है। पहले वक्तों में जब स्टेज ड्रामे होते थे तो एक सीन के होते थे, एक ही कमरे का सीन दिखाया है। जैसे कि ये मैं आपको इम्तियाज अली ताज का दिखाने जा रहा हूँ, ये एक ही कमरे का सीन है और इसी कमरे के अंदर सीन शुरू हुआ और इसी कमरे के अंदर सीन खत्म हो गया। और ये 1.5-2-2.5 घंटे का जो है ड्रामा था और जो है बड़े खूबसूरती के साथ जो है ड्रामा पेश किया गया। ऐसे ड्रामे माजी में बहुत उर्दू ड्रामा के अंदर, उर्दू अदब के अंदर हमने देखे हैं। इम्तियाज अली ताज का एक तारुफ आपके सामने कराता चलूं कि इनके वालिद और वालदा दोनों ही का ताल्लुक जो है वो अदब से था और इनकी वालदा और वालिद मिलकर एक रिसाला, एक मैगजीन निकाला करते थे जिसका नाम था तहजीबुल इखलाक, सॉरी जिसका नाम तहजीब निस्वां था। और तहजीब निस्वां यानी औरतों की तहजीब के हवाले से ये एक मैगजीन निकाला करते थे, एक रिसाला निकाला करते थे। और इम्तियाज अली ताज ने अपने बचपन में, अपने दौरे तालिब इल्मी में, जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर हैं तो इस लाइफ के अंदर, इस उम्र के अंदर उन्होंने एक रिसाला निकाला था बच्चों के लिए जिसका नाम था कहकशां। तो ये एक बड़ा खूबसूरत निकाल चुके, घर से उनको वो तरबियत मिली थी। वालदैन जो है तहजीब निस्वां
जो है के नाम से एक रिसाला निकाला करते थे, तो उनको तकरीबन सारी सपोर्ट अपने पेरेंट्स की जानिब से हासिल थी। इन्होंने बच्चों के लिए एक रिसाला निकाला जिसका नाम कहकशां। ये दोनों बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज के अंदर आती हैं कि इम्तियाज अली ताज ने अपने दौरे तालिब इल्मी में कौन सा बच्चों के लिए रिसाला निकाला था, तो आप जवाब देंगे कहकशां। और इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इम्तियाज अली ताज के वालिदैन जो है वो कौन सा रिसाला निकाला करते थे, तो आप बताएंगे तहजीब निस्वा ये निकाला करते थे। इसी तरह से इम्तियाज अली ताज का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा, बच्चों बच्चों की जुबान पर वो ड्रामा, मैं समझता हूँ कि आजकल के बच्चों ने तो शायद ना वो ड्रामा पढ़ा हो ना वो ड्रामा शायद देखा हो, लेकिन बच्चों को जब मैं कहता हूँ अनारकली, तो सबके जहनों पे फौरन चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है और मालूम होता है कि जनाब ऐसा लगता है जैसे सबने देख रखा है। लेकिन आप सोचिए कि वो ड्रामा जिसे आपने देखा भी नहीं है, जिसे आपने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आपके कानों से उसके नाम गुजरे, अनारकली, जिसमें जो है वो अनारकली एक कनीज थी और जो है वो शहजादा सलीम जो है वो उनको उनसे इश्क और मोहब्बत हो जाती है, और वो किस तरह से जो है वो बादशाह जो है जब उन्हें ये खबर मिलती है और वो अनारकली को जो है दीवारों के अंदर चुनवा देते हैं। वो एक ऐसा खूबसूरत ड्रामा, तारीखी ड्रामा उन्होंने लिखा कि जो आज तक लोगों के जहनों में नक्श है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, जिन्होंने नहीं भी देखा, उन्होंने सुना जरूर कि माजी में कोई बहुत अच्छा ड्रामा। आपसे इस हवाले से पूछा जाता है कि अनारकली के मुसन्निफ कौन थे, तो आप लिखेंगे अनारकली के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज थे। यहां पर मैं एक और बात बताता चलूं, एक और एमसीक्यूज आपसे पूछी जाती है, अनारकली जो ड्रामा था वो कितने एक्ट पर मुश्तमिल था। यहां पर एक्ट से मुराद है कि कितने उसके अंदर सीन्स मौजूद थे। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये जो ड्रामा भी आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये ड्रामा एक सीन के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह वो कितने सीन्स पर मुश्तमिल था, तो आप बताएंगे 3 सीन्स पर मुश्तमिल था। एक सीन जो है वो बादशाह के दरबार का सीन है, जिसमें बादशाह जो है वो मौजूद है और वो मुख्तलिफ अपने जो रूटीन के काम है वो कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, वजीरों से मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें इस तरह उसमें दिखाई जाती हैं। फिर पर्दा डल जाता है, पूरा स्टेज तब्दील हो जाता है और फिर मंजर जो है वो महल के उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ खूबसूरत बाग नजर आते हैं, जहाँ फव्वारे मौजूद होते हैं, और वहाँ शहजादा सलीम और अनारकली के दरमियान जो है चुपके चुपके मुलाकातें होती हैं। और वहीं पर ही एक और कनीज जो है वो ये देख लेती है और उस खबर को ले जाकर जो है वो बादशाह तक पहुंचाती है। ये वो दूसरा सीन है। और फिर इसी तरह जो आखिरी और तीसरा सीन दिखाई देते हैं, और वो ये है कि अनारकली को बादशाह ने सजा सुनवाई और उसको दीवार के अंदर जो है चुनवा दिया, और उसको दीवार के अंदर चुनवाते हुए दिखाया जाता है। तो 3 एक्ट के ऊपर मुश्तमिल है, 3 उसके अंदर ये सीन बुनियादी तौर पे उसके अंदर ये मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज भी आपके पास जो है वो इम्तिहान में आ सकती है और आती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इम्तियाज अली ताज जो है वो आगा हशर काश्मीरी, उर्दू अदब के अंदर अगर सबसे पहला नाम उर्दू अदब के अंदर अगर मैं कहूँ जो रोमानवी ड्रामे लिखने में बहुत उनका नाम मशहूर है, आगा हशर काश्मीरी का, उसके बाद अगर हम किसी का नाम देखते हैं तो वो इम्तियाज अली ताज का नाम हम देखते हैं। और आज उनका एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए चलें देखते हैं उसको। जैसे कि आपके सामने मौजूद है आराम और सुकून। आराम और सुकून तो आप सबको मालूम कि आराम और सुकून की जरूरत हर इंसान को होती है। दिन का थका हारा इंसान जो है वो जब घर में पहुंचता है तो घर दरअसल एक आराम और सुकून का मकाम होता है, जहां यानी अगर मैं सुबह से लेकर रात तक जो है वो अगर मैं रिस्क कमाने में लगा हुआ हूं और शाम में जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं ये तसव्वुर करता हूं कि घर मेरे लिए वो मकाम है जहां आराम और सुकून मिलता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं क्या आज इस घर के अंदर जो है वो आराम और सुकून मौजूद है या नहीं है, ये भी आपको पता चलता है। चलिए जनाब। अच्छा, चूंकि ये क्लासरूम के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं कई बच्चों को ये किरदार कैरेक्टर्स जो है उनमें तकसीम कर देता हूँ, और किसी को डॉक्टर बनाता हूँ, किसी को बीवी बनाता हूँ, किसी को शौहर बना देता हूँ, किसी को लल्लू जो यहाँ पर मुलाजिम है वो बना देता हूँ, किसी को बच्चा बना देता हूँ। तो हर कोई अपना अपना ये रोल, अपने डायलॉग जो है वो अदा कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये इस वक्त ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे कैरेक्टर्स को मैं अपने आवाज बदल बदल कर आपके सामने पेश कर सकूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप लोग उससे बहुत महजूज होंगे इंशाल्लाह। ड्रामा है आराम और सुकून। अच्छा, मैं शुरू में डॉक्टर बोलूंगा ताकि आपको ये पता चले कि ये डॉक्टर का डायलॉग है, डॉक्टर ने ये जुमला कहना है। तो शुरू में जो है वो उनका नाम है, उसके बाद उनका डायलॉग है। अगर कोई चीज कौसैन में आएगी, कौसैन कहते हैं ब्रैकेट को,
कौसैन में अगर लिखी हुई आएगी तो इसका मतलब मुझे उस तरह से बोलना है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ गुस्से से, तो मुझे वो बात गुस्से से बोलनी है, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसी तरह अगर कोई चीज वावैन में है तो उसका यानी इन्वर्टेड कामाज में, तो इसका मतलब वो बहुत अहम कोई बात है जो उसे यहाँ बयान की जा रही है। तो चलिए आइए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ तकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, लफ्ज तकान या थकान दोनों ठीक है, इमला दोनों तरह से लिखा जाता है। थकान जो लिखते हैं दो चश्मी है के काफ अलिफ का नून साकिन थकान, वो भी ठीक है, और तकान भी ठीक है, दोनों का एक ही मतलब और दोनों का इमला भी बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। तो डॉक्टर साहब ने जो है वो बेगम साहिबा को बताया आपके शौहर जो है वो आजकल काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जिसकी वजह से थक गए बहुत ज्यादा और उन्हें आराम की जरूरत है। बीवी: डॉक्टर साहब इन दिनों क्या इनका हमेशा ही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस ही नहीं आते। अब आप जरा अंदाजा लगा रहे होंगे कि बेगम साहिबा किस किस्म की हैं। तो अब क्या इस घर में शौहर के लिए आराम और सुकून वाली बात मौजूद है या नहीं, इसका फैसला आप आगे चल के करेंगे। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक ही रोज आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूं इतना काम ना किया करो, ना किया करो, नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं पड़ता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या क्या किया जाए, इन दिनों काम बेहतर जोर पर है। डॉक्टर: हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आप इन्हें भी समझाइए। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ, जो बहुत ही बेजार कंडीशन के अंदर है। डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहे। बीवी: तो क्या ताकीद मैं नहीं करती, मगर इन पर तो किसी कहने का कुछ असर ही नहीं होता। अब बेगम साहिबा हैं कि उनकी जुबान है कि तेज तेज चली जा रही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह रहम करे इस बेचारे शौहर के ऊपर। आगे देखते हैं क्या। डॉक्टर: जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर पर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस वक्त देनी है। डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मतलब जरूरत नहीं है, यानी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए, ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूं। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाजत है। बीवी: फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी: अब देखें यहाँ कौसैन में ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ऊंची आवाज से पुकार कर, तो बीवी जो है अब वो ऊंची आवाज से पुकारेगी। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। अब जरा तेज आवाज में बीवी ने ये बात कही, क्योंकि लल्लू उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, लल्लू उनका पुराना सा मुलाजिम है। डॉक्टर: एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। आसाब यानी जो इनका नर्वस सिस्टम है, इस पर इसका बहुत मुजिर असर पड़ता है। मुजिर माने बहुत खतरनाक। खामोशी आसाब को एक तरह की तकवीत बख्शती है, यानी अगर इनके कमरे में खामोशी रहेगी तो इनको सुकून मिलेगा, इनको बड़ी ताकत मिलेगी। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा भी पर न मारेगा। जाहिर सी बात है, बेगम के होते हुए कौन पर मारेगा। लल्लू: हुजूर। डॉक्टर: उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी: डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं, करीब आकर मैंने कहा सो गए क्या। मियाँ: यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बीवी: बस बस चुपके पड़े रहिए, डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि आप बात करें न कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान हो जाती है, तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना। मियाँ: कर रहा था वह तकलीफ से। बीवी: क्यों, बदन टूट रहा है क्या। मियाँ:
अब बेचारा मियाँ और इससे ज्यादा क्या बोल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कहो तो दबा दूं। मियाँ बीवी, सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं। मियाँ अच्छी बात। बीवी, अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उलट पुलट करता रहता है। कुंडी जो है वो खटखटाई जाती है। कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू देखियो। बीवी, ये कौन किवाड़ तोड़े तोड़े डाल रहा है? अच्छा, किवाड़ कहते हैं दरवाजे को। कौन किवाड़ तोड़े डाल रहा है? लल्लू दूर से ही बोलता है, सुक्का है बीवी जी। सुक्का किसे कहते हैं? जो पानी लेकर आता है, ठीक है, उसे सुक्का कहते हैं। बीवी, सुक्का घर में बहरे बसते हैं, कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है, अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शुरू गुल ना होने पाए, और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का, अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जुई नहीं रेंगती। अभी सारे डायलॉग बेगम साहिबा शौहर के सर पे खड़े होकर बोल रही है। मियाँ, अरे भाई अब बख्शो इसे। बड़ी तकलीफ के अंदर शौहर है। बीवी, बख्शू कैसे, जरा तरा दो, ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ कर रहा था बेचारा बड़ी तकलीफ के अंदर। बीवी, क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ लल्लू से कहूं आकर दबा दे। मियाँ बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ पर। ये घंटी की बात कर रही हैं जिसको ये शौहर को कह रही थी कि अगर मैं ना हूं तो उसको बजा देना, मैं चली आऊंगी, दौड़ी आऊंगी। यहां पांव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम बखत ने कसम खा रखी है कभी भी कोई चीज ठिकाने पर रहने नहीं देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। ओ लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? गुल माने शोर। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। बीवी, तुमने है वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। लल्लू कमरे में दाखिल होता है। मुझे बुलाया है पीपी जी। बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूं, कहां मर गया था? लल्लू, आपने रीठी कूटने को कहा था, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। मियाँ ओह। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? ये रीठे आंवला वगैरह आपको पता नहीं, बालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो रीठे ढूंढने के लिए ने गोदाम में भेजा था। लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूं, इधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, भाग यहां से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ ला। लल्लू जाता है। बीवी, तो ये घंटी यहां तुम्हारे सिरहाने रख जाती हूँ, सिरहाने यानी सर के पास, सिरहाने रख जाती हूँ। मियाँ कर रहा कर, किवाड़ बंद करती जाना। किवाड़ का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, दरवाजा कहते हैं, तो किवाड़ बंद करके जाने को कहता है। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं, नहीं कोई कुछ होगा, जाओ बस। बीवी, अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? लो ये नीचे पड़ा है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। क्या लिखा है इसमें? माल्टन मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, यखनी, क्या क्या तैयार करवा दूं सबके लिए? मियाँ जो जी चाहे। अब बेचारा मियाँ की जो है वो बिल्कुल जो है वो दिमाग बिल्कुल उसका सुन हो चुका है, और बीवी है कि वो समझ ही नहीं रही कि उसको आराम और सुकून की जरूरत है। बीवी, इसमें मेरे चाहने का क्या सवाल, खाना आपका या मुझको? साबूदाना बना देना थोड़ा सा, शौहर कहता है। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवा देती हूँ।
मुकव्वा चीज है, बड़ी ताकतवर होती है चूजे की यखनी। मियाँ बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है, फिर कहती है मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा इस लल्लू से, अल्लाह मारे को जानते हो बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ ओहो। बीवी तो फिर यूं करती हूँ, सहन में बच्चा पटपट गाड़ी चलाने लगता है, पट 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 गाड़ी की आवाज आ रही है। मियाँ अरे भाई अभी क्या खटपट शुरू हो गई है। बीवी नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, न इस कमबख्त का दिल इससे भरता है न वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादी का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े, शोरगुल से इनकी तबीयत घबराती है। मियाँ ओह। बीवी कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ ओहो। बीवी दबा लेते तो घट जाता। मियाँ ओहो। बीवी तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी, फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही नहीं मानेगा नामुराद, ठहर जा ठहर तो जा, गुस्से में जाती है और फिर क्या करती है जरा मुलायजा फरमाइए। यहां पांव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। माजरत ये पुराना सफा दोबारा रिपीट हो गया। मियां कर रहा था, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं आता, बीमार पड़ा है अब्बा, डॉक्टर ने कहा है कि शोरगुल ना होने पाए, इन्हें तकलीफ होगी, चुप खबरदार जो आवाज निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कम वक्त का जो खेल है ऐसे ही बेढंगा, चल उधर, नहीं चुप होगा तो खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कर रहा है जा रहा है तकलीफ के मारे। बीवी की आवाज गायब होती है, कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ चौंक कर हाँ, अरे अरे भाई ये गर्द कहां से आने लगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे क्या हो रहा है। मुलाजिम, एक और मुलाजिम आता है जो झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू दे रहा हूं मियाँ। कमबख्त दफाओ यहां से, झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी जी। बीबी जी का बच्चा निकल यहां से, कह दे उनसे किवाड़ बंद करके जा। अब मियाँ करा कर चुप हो जाता है कि ट्रिन ट्रिन टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुद उठता है, हेलो मैं अशफाक बोल रहा हूं। एमसीक्यू से बेटा ये आराम और सुकून में शौहर का नाम क्या था, अशफाक, याद रखिएगा। इसी तरह मुलाजिम का नाम क्या था, लल्लू, याद रखिएगा। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ है। अच्छा अगर बेगम का नाम आए तो क्या लिखेंगे, बेगम अशफाक ही नाम था उनका, उनको इनका यहाँ असल नाम नहीं बताया, बेगम अशफाक से बुलाया जा रहा है। इस वक्त कमरे में नहीं है जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए, मैं अलील हूं। अलील माने बीमार। क्या फरमाया आपने, आवाज देने के लिए जरूरी नहीं गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूं कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फोन बंद करता है, बद तहजीब गुस्ताख कहीं की। बीवी मुझे बुलाया था, ए है तुम उठे क्यों। मियाँ इतनी आवाजें दी, कोई सुने भी। बीवी तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी, ए लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था, हम साय के यहां से इतनी देर में पड़ोसी के यहां से गाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। मियाँ फोन था तुम्हारा, अब क्या होता है फिर, किसने किया था, होगा कोई, अब मुझको क्या पता, जब उठी खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था। मैंने कह दिया था फिर कर ले फोन, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। ए भाई कोई ऐसा जरूरी काम ना था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए यानी पड़ोसी के साहबजादे बेटे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं, बाबा एक रुक्का लिखकर भेज दो, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इन साहबजादे ने
नगमा सराय ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। ये हारमोनियम तो आप समझते होंगे ना, जो गिटार की तरह पुराना जमाने का हारमोनियम, वो बजा रहे थे। बीवी कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। अब टाइम चूंकि एंड हो रहा है, अगली एपिसोड के अंदर यहां से हम शुरू करेंगे। जब तक के लिए इजाजत।